गरीब भाभी की तीन नंद। माँ जी, ये लीजिए चाय और ये रही आपकी शुगर की दवाई। जुग जुग जीती रह बहू। सच में बहू, जब से तू बहू बनकर इस घर में आई है तूने सब कुछ संभाल लिया है, सबका इतना ख्याल रखती है। माँ जी, ससुराल वालों का ख्याल रखना बहू का फर्ज होता है। मैं ननद जी को चाय देकर आती हूँ। ये कहकर गुंजन चाय लेकर अपनी ननद के कमरे में आती है, जहां जूही और नताशा लड़ रही होती हैं। नताशा, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, अभी मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं। अच्छा तो फिर छोड़ दो ना ये ड्रेस। अरे अरे, क्या बात है, सुबह सुबह मेरी दोनों प्यारी ननद का मुंह क्यों सूजा हुआ है। देखिए ना गुंजन भाभी, आज मेरे कॉलेज में फेयरवेल फेस्टिवल है। मेरी सारी सहेली सुंदर बनकर आएंगी। मेरे पास सिर्फ यही एक ड्रेस है और इसके पीछे भी ये जूही की बच्ची मेरे साथ पंगे कर रही है। तुम मेरे साथ आओ। गुंजन नताशा को अपने सूटकेस से एक सुंदर सी साड़ी निकालकर पहनाकर उसका सुंदर सा मेकअप करके उसे शीशे में दिखाकर कहती है, जरा देखो तो मेरी प्यारी ननद कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच गुंजन भाभी, आप कितनी आसानी से सब कुछ संभाल लेती हैं। इसके बाद नताशा खुश होकर कॉलेज चली जाती है। गुंजन हरिशंकर की इकलौती बेटी थी। हरिशंकर ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर बड़े ही धूमधाम से गुंजन की शादी राजीव से कर दी। गुंजन का ससुराल बहुत ही गरीब था, वहां किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, मगर गुंजन बहुत ही सुलझे हुए स्वभाव की थी। यही कारण था कि वो अपने घर परिवार को साथ लेकर चलती। एक सच ये भी था कि गुंजन अपनी तीनों ननद पर जान छिड़कती थी। रात को जब राजीव घर लौटा तो गुंजन ने कहा, क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश लग रही हैं। बात तो कुछ ऐसी है कि तुम सुनोगी तो खुशी से भर जाओगी। कल तुम्हारी तीनों नंद को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के खानदानी और ऊंचे घर के हैं। बस मेरी बहनें बड़े घर की बहू बन जाए। राजीव जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी तीनों ननद हैं ही इतनी प्यारी कि कोई उन्हें इनकार कर ही नहीं सकता। मगर गुंजन बहू, नताशा और जूही गोरी और सुंदर हैं, मगर मधु तो सांवली है, कहीं लड़के वाले उसे ठुकरा ना दें। माँ जी, मधु का नयन नक्श उभरा हुआ है, मेरी ननद लाखों में एक है, आप चिंता ना करें, उसकी भाभी है ना। कमरे से उसकी तीनों नंद अपनी भाभी की बातें सुनकर भावुक होकर कहती हैं, भाभी, हम तीनों के लिए कितना सोचती हैं। हाँ सचमुच, भाभी हमसे बहुत प्यार करती हैं। अगले दिन भाभी अपनी तीनों नंद को सजाकर लड़के वालों के सामने लाती है, जहां सुमित्रा मधु से पूछती है, बेटी, परिवार को जोड़ कर रखने के लिए क्या जरूरी है। भरोसा माँ जी, जो रिश्ते की बुनियाद है। अब तुम बताओ बेटी, एक अमीर घर की पहचान क्या है, उसका अमीर बड़ा घर या परिवार का प्यार। परिवार के बीच का प्यार, क्योंकि ईंट और पत्थर से ऊंचे मकान बनाए जाते हैं, मगर परिवार प्यार से बनता है जो बिगड़ता नहीं। जुग जुग जियो बेटी। गुंजन बहू, तुम्हारी तीनों ननद तुम्हारी ही परछाई हैं। मुझे अपने घर के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। ये सुनकर गरीब भाभी की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। राजीव का मन चिंताओं में घुला जा रहा था। अजी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं गुंजन, 2 दिन बाद मेरी बहनों की शादी है। जो पैसे मेरे पास थे वो शादी का टेंट बुक करने और हलवाई को देने में ही खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा कि शादी के बाकी का इंतजाम मैं कैसे करूंगा। यही मुझे चिंता सताई जा रही है। सुनिए, पिताजी ने शादी में मुझे जो गहने दिए थे उन्हें गिरवी रखकर बाकी का इंतजाम कर लीजिए। मेरी तीनों ननद अच्छे घर में ब्याही जाए, मुझे और क्या चाहिए। भगवान का शुक्र है कि मेरी बहनों को तुम जैसी प्यारी भाभी मिली है। अपनी 3 ननद का घर बसाने के लिए गुंजन अपनी शादी की निशानियों को खुशी खुशी अपनी ननद की शादी में न्यौछावर कर देती है। धूमधाम के साथ गुंजन की तीनों ननद की शादी हो जाती है और विदाई की बेला पर गरीब भाभी आंसुओं से भरकर अपनी तीनों नंद को विदाई देते हुए कहती है, मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी भाभी तुम्हें दिल से दुआएं देती है कि तुम्हें जमाने भर की हर खुशी मिले। इसके बाद गुंजन की तीनों नंद अपने ससुराल चली जाती हैं। उनका ससुराल बहुत ही आलीशान और बड़ा था, वहां उन्हें हर सुख मिला, मगर गुंजन की जिंदगी अभी भी गरीबी में कट रही थी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद तीनों नंद अपनी भाभी के घर मिलने चली आई। भाभी, भाभी कहाँ है? मधु, नताशा, कितनी देर लगा दी आने में। ससुराल जाके तुम तीनों वहीं की होकर रह गई, अपनी भाभी की याद नहीं आई क्या? याद आई तभी तो मिलने चले आए भाभी। बैठो ना, मैं तुम तीनों के लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ।
ऐसा कहकर गरीब भाभी अपनी फटी हुई साड़ी से कुर्सी साफ करके घर आई अपनी तीनों नंद को बिठा देती है और खुद भरी गर्मी में जाकर चूल्हा फूंक कर नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसकी तीनों नंद अपनी गरीब भाभियों की परेशानियों को भांप कर कहती हैं, भाभी आज भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे हमारी शादी से पहले थी। आज भी वो मिट्टी का चूल्हा झोंक कर, गरीबी झेल कर, भरी गर्मी में सभी के लिए खाना बनाती हैं। और तो और 2 पैसे बचाने के लिए खुद ही भारी हाथ चक्की चलाकर गेहूं पीसती हैं, फिर चाहे उनके हाथ में छाले ही क्यों ना पड़ जाए। चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद तीनों नंद रसोई में आती हैं, जहां पूरी रसोई गर्मी के भभगे से भट्टी के जैसे तप रही होती है। भाभी हम आपकी मदद करा देते हैं। अरे मेरी प्यारी ननद, तुम तीनों को किचन में आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं है। आदत तो आपको भी नहीं थी भाभी, मगर जब आप इस घर की बहू बनकर आई थी तो इस माहौल में खुद को ढाल लिया और हमारे साथ घुल मिल गई, हमारा इतना ख्याल रखा। आप बैठिए, आज आपकी तीनों ननद को ये सब करने दीजिए। इसके बाद गुंजन बाहर आकर बैठ जाती है और तीनों नंद साथ मिलकर नाश्ता बनाकर बाहर लाती हैं। अपनी तीनों नंद का खुद के लिए ऐसा प्यार देखकर गरीब भाभी का झाइयों धब्बे से भरा चेहरा खुशी से खिल गया। उस रात गुंजन ने अपने तीनों नंद से ढेरों बातें की। अगले दिन नताशा, मधु और जूही कार में सवार होकर अपने ससुराल लौट गईं। मगर मधु का मन अपनी भाभी के गरीब जिंदगी को सोच सोच कर घुला जा रहा था। और फिर क्या तुम दोनों भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? भले हम भाभी की गरीबी नहीं मिटा सकते, मगर उनके लिए जरूरत की चीजें तो लेकर चल सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। इसके बाद तीनों नंद ने अपनी गरीब भाभी के लिए खुशियों से भरकर खरीदारी की। जहां जूही ने एयर कंडीशनर, एसी खरीदी तो मधु ने अपनी गरीब भाभी के लिए खूब सारी सुंदर साड़ियां, चूड़ी और भी बहुत कुछ खरीदा। ऐसे में नताशा भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने अपनी गरीब भाभी को भेंट देने के लिए नया गैस चूल्हा खरीदा और तीनों नंद अपने उपहारों के साथ उस गरीब भाभी के घर आईं। नताशा, जूही, मधु, तुम तीनों यहाँ? और ये सब क्या है? कुछ जरूरत की चीजें हैं भाभी, प्लीज मना मत करना, वरना आपकी ननद का दिल टूट जाएगा। गुंजन ने एक एक करके तीनों डिब्बे खोले और कहा, इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाभी, आपने हम तीनों गरीब ननद को ऊंचे घर की बहू बनाया ताकि हम खुशियों भरी जिंदगी जिए। मगर हर लड़की की तरह आप भी तो कई सारे सपने लेकर आई थी इस घर में और हालातों से समझौता करके गरीबी झेलती रही। मगर अब और नहीं, अब आपको गर्मी में पसीने से भीगकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा और चूल्हा भी नहीं फूंकना पड़ेगा। भाभी, ये सारी साड़ी आपके लिए और ये चूड़ी भी, इन्हें अपनी कोरी कलाइयों में पहन लीजिए। और ये लीजिए भाभी, आपके सारे गहने। अपनी शादी के गहनों को वापस देखकर गरीब भाभी की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, ये तो मेरी शादी के गहने हैं। हाँ भाभी, ये वही गहने हैं जिन्हें आपने अपनी तीनों ननद की शादी के लिए गिरवी रख दिया था। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें माँ जैसी भाभी मिली। ऐसा कहते हुए गुंजन की तीनों नंद उसके गले लग जाती हैं और कौशल्या अपने बहू और बेटी के बीच का अनोखा प्यार देखकर कहती है, भगवान करे तुम तीनों ननद भाभी के रिश्ते को जमाने की नजर ना लगे। इसके बाद तीनों नंद अपने ससुराल चली जाती हैं और कभी भी अपनी खुशियों भरी जिंदगी का श्रेय अपनी गरीब भाभी को देना कभी नहीं भूलती। गायत्री बहुत गरीब औरत थी और उसके 4 बच्चे थे। वहीं दूसरी तरफ गायत्री का पति रमेश एक पियक्कड़ था। वो हमेशा दारू पीकर गायत्री को बहुत मारा पीटा करता था और उसके सारे पैसे भी छीन लिया करता था। पैसों को वो शराब और अपनी अय्याशी में उड़ा दिया करता था। बेचारी गायत्री कुछ ना कर पाती। उसके पास मजदूरी करने के अलावा कुछ भी नहीं था। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करके अपने 4 बच्चों का गुजारा करती थी। एक दिन सभी मजदूर पैसे लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे और आखिरी में गायत्री भी खड़ी होती है। कितनी देर हो गई है, लाइन तो एक ही जगह पर टिकी हुई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे आज घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। हाँ बहन, मुझे तो यहाँ से जाने के बाद अपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है और फिर घर के काम तो तू जानती ही है। और इन सब के बाद भी मेरी सास ताने देने में कसर नहीं छोड़ती। ये तो सबकी जिंदगी में लिखा ही है। हम औरतों की जिंदगी कितनी कष्टपूर्वक निकलती है। मंदा गायत्री की सहेली थी। देखते ही देखते आखिरी में गायत्री का नंबर भी आ जाता है, लेकिन उसके समय मुनीम के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अरे ये क्या, पैसे तो सारे खत्म लगता है। मालिक मुझे पैसे कम देकर गए थे। गायत्री बहन, तुम एक काम करो, कल ले लेना अपने हिस्से के पैसे। मुनीम भैया,
मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, उनका पेट भरने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप कुछ भी करके मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं आज उन्हें खाना खिला सकूं। मुनीम गायत्री को अपनी बहन की तरह समझता था, जिसके चलते वो अपने हिस्से के पैसे भी उसे दे देता है। ये लो बहन, अपने बच्चों का गुजारा कर लेना। पैसे लेकर गायत्री घर की तरफ जाने लगती है। उसे बहुत ज्यादा देर हो गई थी, तभी उसकी नजर सब्जी मंडी पर पड़ती है। सब्जी मंडी भी उठने वाली होती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है, वैसे समय तो सही है, इस समय मुझे सब्जियां सस्ती मिल जाएंगी। कुछ सब्जियां लेकर घर चलती हूँ। गायत्री रात होने का फायदा उठाती है और कम पैसों में सब्जियां खरीद कर घर पहुंच जाती है, जहां वो अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाने लगती है। मुन्नी, तूने आज मुन्ना को दूध नहीं पिलाया था? हाँ माँ, पिला दिया था। गायत्री ये सुनने के बाद मुन्ना को अपना दूध पिलाती है और सुला देती है, जिसके बाद वो अपने हाथों से अपने बेटे राजू को खाना खिलाती है। चलो तुम तीनों अब जल्दी से खाना खा लो। वो खाना खिला ही रही थी कि तभी रमेश नशे की हालत में घर आ जाता है। 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। 2 घुट पिला दे साथिया। रमेश अपने चारों बच्चों और अपनी पत्नी को खाना खाते हुए देखकर आग बबूला हो जाता है। क्या बात है, ओहो क्या बात है। यहाँ पति सड़ता रहे, मरता रहे या भूखा नाली में गिर जाए, लेकिन तू कैसी औरत है रे। तुझे अपने पति की तो जरा भी चिंता नहीं है, हैं? अरे तुझ जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। चल मर जा। अजी, मैं आपका इंतजार कर रही थी, चलिए आ जाइए, आप हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। गायत्री ऐसा कहकर रमेश का हाथ पकड़कर उसे खाना खिलाने के लिए लाने लगती है कि तभी नशे में रमेश गायत्री का हाथ जोर से झटक देता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। अरे जा जा, तू मुझे क्या खाना खिलाएगी? मैं तुझ जैसी कई उल्टा औरतों को पता नहीं कितना खाना खिला दूं। मैं तो खाना खाकर आया हूँ, बस मेरी शराब की बाटली खत्म हो गई है। और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। ये जहर पी पी कर आपने अपनी हालत देखो क्या बना रखी है। मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे थे मैं उनसे बच्चों के लिए सब्जी ले आई। साली, मेरे सामने ड्रामा करती है। मुझे तू पैसे नहीं देगी, मैं तेरा पति नहीं हूँ, तो क्या तूने कोई और ढूंढ रखा है? हैं? पैसे देने के लिए उसको पैसे देगी तू? मैं जानता हूँ रे, तू पूरी उल्टा है। अभी के अभी मुझे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। समझ में आ रहा है तेरे को? गायत्री के पास कोई पैसे नहीं होते, जिसके चलते रमेश उसे बेल्ट से मारता है। गायत्री के बच्चे अपने पिता के इस कहर से डर कर दूर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर जब रमेश उसे बुरी तरह से मार लेता है तो वो बेचारी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रमेश उसे बेहोश छोड़कर चला जाता है। माँ, उठो ना माँ। माँ बेहोश हो गई है, पानी के छींटे डालनी पड़ेगी। राजू एक गिलास में पानी लेकर आता है और अपनी माँ के ऊपर कुछ बूंदे छिड़क देता है, जिसके बाद गायत्री को होश आ जाता है और वो रोते हुए अपने चारों बच्चों को गले से लगा लेती है। अब मैं ये जुल्म और नहीं सहूंगी। चलो बच्चों, हम तुम्हारे पिता को छोड़ देंगे और अकेले रहेंगे। रात के समय गायत्री गांव छोड़ देती है और दूसरे गांव के लिए निकल जाती है। चलते चलते वो जंगल को पार कर रही होती है, लेकिन तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी नजर आती है। आज की रात हम यहीं गुजार लेंगे। चलो बच्चों, उस झोपड़ी में चलते हैं। गायत्री जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर जाती है, वहाँ झोपड़ी में पहले से ही 6 बच्चे और मौजूद थे, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। उन्हें देखकर गायत्री उनके बारे में पूछती है तो वो सभी अपने बारे में बताते हैं। सबकी कहानी सुनने के बाद गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी सब उथल पुथल चल रहा है। आज से तुम अनाथ नहीं हो, तुम सब भी मेरे ही बच्चे हो। उस दिन से गायत्री उसी झोपड़े में अपना गुजारा अपने 10 बच्चों के साथ करने लगती है। वो बच्चे उसकी मदद करते हैं और जंगल से खाने पीने से लेकर लकड़ियों का जुगाड़ करते हैं। गरीबी में वो लोग जैसे तैसे जी रहे थे। एक दिन रमेश गायत्री को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। उसके साथ 10 बच्चे देखकर वो आग बबूला हो जाता है। मैं तो पहले से ही जानता था कि
तू कोई सती सावित्री तो बिल्कुल नहीं है। तू एक उल्टा है, उल्टा। तेरा तो चरित्र भी खराब है। मुझे छोड़े हुए अभी तुझे 15 दिन भी नहीं हुए और तूने 15 दिनों में 6 बच्चे और पैदा कर लिए। रमेश ऐसा कहकर पास में पड़ी लकड़ी से गायत्री को मारना पीटना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो सभी बच्चे इकट्ठे होकर रमेश से अपनी माँ को बचाना शुरू करते हैं। हमारी माँ के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुनिया में हमारा जब कोई नहीं था तो माँ ने हमारा हाथ थामा और तुम हमारी माँ के ऊपर हाथ उठाओगे? ऐसा कहकर रवि रमेश के उस हाथ पर जोर से लाठी मारता है जिस हाथ से उसने गायत्री को मारा था। छोड़ना नहीं भैया, इस आदमी को मारो, इसने हमारी माँ को मारा है। वो सभी मिलकर अपनी माँ को बचा लेते हैं, जिसके बाद नशेड़ी रमेश वहां से भाग जाता है। अपने बच्चों का इतना साहस देखकर गायत्री को बहुत खुशी होती है। उसके माथे और मुंह से खून निकल रहा होता है, फिर भी वो अपने सभी बच्चों को गले से लगा लेती है। तुम सभी इस गरीब माँ की ढाल हो। आज तुमने वो सब किया है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता माँ। इस दुनिया में एक आप ही तो हो जो बिल्कुल अपनी सी लगती है हमें माँ। सभी बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं। गायत्री अपने सभी बच्चों के साथ जंगल भी छोड़ देती है और उन्हें बहुत दूर कन्हैयापुर गांव में ले जाती है, जहां पर वो एक पेड़ के नीचे अपने 10 बच्चों के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन 2 दिन बाद वहां एक साधु महाराज आते हैं। अरे इतने सारे बच्चे, 1 2 3, अरे ये तो पूरे 10 बच्चे हैं, लेकिन इनकी माँ कहाँ है? तभी साधु महाराज को गायत्री बहुत ही पीड़ित हालत में दिखती है। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? साधु बाबा, ये 10 मेरे बच्चे हैं। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूखे प्यासे इस पेड़ के नीचे पड़े हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन बच्चों का ख्याल रखना बाबा। ऐसा कहकर गायत्री की आंखें बंद हो जाती है, लेकिन साधु महाराज के थैले में कुछ जड़ी बूटियां होती है जिससे वो गायत्री का इलाज करता है और उन 10 बच्चों को खाना भी खिलाता है। 3 से 4 दिन बाद जब गायत्री को होश आता है तो वो अपने आप को एक आश्रम में पाती है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बच्चे? साधु महाराज, मैंने आपको कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कहाँ हैं मेरे बच्चे? तुम्हारे बच्चे सही सलामत हैं। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कहाँ से आई हो तुम? साधु के कहने के बाद गायत्री रोते हुए अपनी पूरी कहानी साधु महाराज को बताती है। ये बच्चे मेरे अपने हैं, इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है बाबा। साधु महाराज को गायत्री की सच्चाई जानने के बाद बहुत दुख होता है, जिसके चलते साधु महाराज उसकी बहुत मदद करते हैं और उसके लिए एक आश्रम भी खोलते हैं जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती है। और उस आश्रम में वो और भी गरीब बच्चों को लाकर उनकी सहायता करती है, जिसके चलते उसका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगता है।